हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद को एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो देखिए, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है दोस्तों, संघ का नाम और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में किसी नए राज्यों का प्रवेश होगा या फिर भारत में अंदर ही अंदर एक नए राज्य की स्थापना होगी। अनुच्छेद 3 कहता है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों से परिवर्तन, यानी कि दोस्तों किसी नए राज्य का निर्माण करना या फिर किसी राज्य के सीमा या फिर उसके नाम को चेंज करना हो तो हमें अनुच्छेद 3 के तहत काम करना होगा। अनुच्छेद 4 कहता है पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में। इसके बाद है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान करना, यानी कि यह सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 6 कहता है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाए। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता कैसे मिलेगी, उसका नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यह जो पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता की बात हो रही है, यह बात हो रही है आज़ादी के पहले की, यानी कि जो लोग आज़ादी के पहले पाकिस्तान से आए या फिर उसके जस्ट बाद आए हैं, उनके नागरिकता पर क्या करना चाहिए। इसके बाद है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी कि कोई भारतीय अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तब भारत में उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 है संसद के द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना। और अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में। इसके बाद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता के लिए। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भी हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसके बाद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत करना। अनुच्छेद 18 है किसी भी तरह की उपाधियों का अंत करना, जैसे पहले टाइटल दिया जाता था महाराजा वगैरह, उन सभी टाइटल्स को खत्म करने के बारे में अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 19 है वाक की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। अनुच्छेद 20 है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो उसके जान की पूरी तरह से वहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 20 कहता है। इसके बाद है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो अनुच्छेद 20 और 21 है, यह दोनों अनुच्छेद इमरजेंसी के टाइम में ख़त्म नहीं होते हैं और यह प्रश्न हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप लोग याद रखिए। अनुच्छेद 21 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि राइट टू एजुकेशन। फिर है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम के बारे में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि कारखानों में छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं और इसमें भी अलग अलग तरह के प्रावधान दिए गए हैं। तो जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उस धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं।
अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हित में उनके संरक्षण के बारे में। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, यानी कि हमारे देश में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वे अपनी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 है अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म के लोग मदरसा खोलते हैं, तो वे एक इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अनुच्छेद 36 है परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल यह है, हमेशा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 40 के तहत। इसके बाद है अनुच्छेद 48। आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में। अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और दोस्तों जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आते हैं। इसे करने के लिए आपको कोई भी कोर्ट या न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में। इसके बाद है अनुच्छेद 51 अनुच्छेद कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। अनुच्छेद 51 का है मूल्य कर्तव्य के बारे में, यानी कि हमारे जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमेशा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि किस प्रोसेस के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने समय के लिए होगा। अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी। इसके बाद है अनुच्छेद 58। तो आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या शर्त रखी गई है। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति की शपथ, जो प्रेसिडेंट का ओथ एंड अफर्मेशन होता है उसके बारे में। और दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा करवाई जाती है, तो यह करवाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। फिर है इसके बाद अनुच्छेद 62। तो यह अनुच्छेद है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, यानी कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो अगर खाली हो जाता है तो कितने समय के अंतराल के अंतर्गत ही इस पोस्ट को भर लिया जाए और किस प्रकार से यह भरा जाएगा। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होंगे। अनुच्छेद 64 है वाइस प्रेसिडेंट का राज्यसभा का प्रधान सभापति होना। आप सभी को मालूम है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, यानी कि किसी कारणवश अगर हमारे देश में प्रेसिडेंट का सीट खाली हो जाता है तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट कार्य करेंगे, यह अनुच्छेद 65 में बताया गया है। फिर है इसके बाद अनुच्छेद 66। तो यह है दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, यानी कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि उनका पद की अवधि कितने साल की होगी। अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन। और अनुच्छेद 69 है 69 उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 70। तो अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, यानी कि किसी कारणवश अचानक से प्रेसिडेंट का सीट खाली हो जाता है तब उस समय उनके पोस्ट पर काम करने के लिए। अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होना। इसके बाद है अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करना। अनुच्छेद 75 है मंत्रियों के बारे में उपबंधों की जानकारी। अनुच्छेद 76 है भारत में महान्यायवादी होंगे। और अनुच्छेद 77 है भारत सरकार के कार्यों का संचालन करने के बारे में। इसके बाद है अनुच्छेद 78। तो यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन करना। अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना। और अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना। इसके बाद है अगले नंबर पर अनुच्छेद 83। तो यह कहता है संसद के जो सदन है उनकी अवधि क्या होगी। अनुच्छेद 84 कहता है संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएँ क्या होगी, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होगा। अनुच्छेद 85 कहता है संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में। और अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में। इसके बाद है अनुच्छेद 88। तो यह कहता है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार को। अनुच्छेद 89 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में। अनुच्छेद 90 है उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर पद से हटाए जाने के बारे में। और अनुच्छेद 91 है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के बारे में। इसके बाद है अगले नंबर पर अनुच्छेद 92। यह है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसके पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 है लोकसभा का अध्यक्ष और उप अध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 94 है अध्यक्ष और उप अध्यक्ष के पद रिक्त होने के बारे में। और अनुच्छेद 95 है अध्यक्षों में कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में। इसके बाद है अगले नंबर पर अनुच्छेद 96। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में। अनुच्छेद 98 है संसद के सचिवालय के बारे में। और अनुच्छेद 99 है सदस्यों द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान लेने के बारे में। सो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 100 आर्टिकल तक बता दिया है। अब इसके बाद बाकी जो भी बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।